हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल। किसके बारे में पढ़ेंगे? वायुमंडल। वायुमंडल। तो देखिए वायुमंडल क्या होता है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। इस पृथ्वी के चारों ओर वायु की बहुत सारे गैसेज होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारे गैसेज होती हैं। इन गैसों की परतों को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। अर्थात हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैस के मोटी परतें होती हैं। इन गैस की मोटी परतों को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो देखिए, तापीय आधार पर हम अपने वायुमंडल को कई भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पे? ताप के आधार पे। तापीय आधार पे हम अपने वायुमंडल को कई भागों में बांट सकते हैं। देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है। हम मान लेते हैं ये क्या चीज़ है? ये पृथ्वी गोल है। किस तरह? अच्छा, तो ये पृथ्वी गोल है, सबसे पहले किसने बताया था? और पृथ्वी नारंगी है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ये आप बताइएगा। तो मान लीजिए पृथ्वी है, ये अर्थ है। क्या है? पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी अगर इधर आप मिलाइएगा तो ये गोला बन जाएगा। तो इधर हम नहीं देखते, बस इतना हम देखते हैं। ये क्या चीज़ है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ऊंचाई पर, पृथ्वी के अगर आप ऊपर जाएंगे तो विभिन्न गैस के सघनता के आधार पर, ताप के आधार पर कई भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर जाएंगे तो कुछ दूरी पर एक परत है, इसके ऊपर कुछ ऊंचाई पर एक परत है, इसके ऊंचाई पर कुछ एक परत है, और इसके ऊंचाई पर कुछ परत है। तो देखिए, पृथ्वी सबसे पहले हम देखते हैं पहली परत, जो ए वाली परत है। ये वाला देखिए, पृथ्वी से जस्ट ऊपर वाला जो परत है, इसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। इसे हम कहेंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद ऊपरी वाली परत को हम कहेंगे समताप मंडल। समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपरी ऊंचाई को मध्य मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? मध्य मंडल। और इसके ऊंचाई पे आयन मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? आयन मंडल। आयन मंडल। और इसके ऊंचाई पर बहिर्य मंडल। बहिर्य मंडल। तब देखिए, ऊंचाई के आधार पर, ताप के आधार पर, वायु के सघनता के आधार पर हम इसे कई भागों में बांट दिए हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी मंडल को हम क्षोभ मंडल कहते हैं, इसके ऊपरी समताप, इसके ऊपर मध्य, इनके ऊपर आयन, और सबसे ऊपर क्या है? बहिर्य। अर्थात पृथ्वी के सबसे नीचे वाली परत को हम क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल। अब पृथ्वी से सबसे दूर वाली परत को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बहिर्मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? बहिर्मंडल कहते हैं। तो देखिए, तो ये तो मतलब मान लीजिए क्या चीज़ है, ये अलग अलग मोटाई के परत है। अब देखिए, जो परत होता है, जो क्षोभ मंडल होता है, इसके पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई होगी, इसका भी कुछ तल से ऊंचाई होगा, और इसका भी ऊंचाई होगा। ये परीक्षाओं में ये सभी क्वेश्चन पूछता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्षोभ मंडल। क्या देखेंगे? सबसे पहले क्षोभ मंडल। क्षोभ क्षोभ मंडल। क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल। तो देखिए, क्षोभ मंडल क्या होता है? ये भी एक गैस के वायु की परत होता है। इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं। देखिए, जो गैसेज होती हैं वो बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। देखिए, उसमें ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, आर्गन भी होगा, नियान भी होगा, जीनान भी होगा, क्रिप्टॉन भी होगा। ये बहुत सारी गैसेज होती हैं। क्या होती हैं? इस वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज होती हैं। इन सभी गैसों का एक मिश्रण होता है। यह असमांग मिश्रण होता है। जो वायु होता है वह असमांग मिश्रण होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा गैस किस प्रकार का मिश्रण है, तो इसे कहते हैं समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण। क्या हम गैस को अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। तो ये वायु क्या है? समांगी मिश्रण है। इसको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो देखिए, वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज होती हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र क्या था? O2। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबसे ऊपर लिख लिए। नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है। ये मुख्य रूप से
गैसेज होती हैं। देखिए नाइट्रोजन जो होता है हमारे वायुमंडल में 78% पाया जाता है। कितना परसेंट उपस्थित है? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? 0.03% उपस्थित है। ऑक्सीजन कितना है? 21% उपस्थित है, लगभग 21%। और आयरन कितना है? 0.93% उपस्थित है। ये होता है। देखिए सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये रहेगा ऑक्सीजन 21% रहेगा। अरे ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहेगा। अब ऐसा ही है। आयरन कितना होता है? 0.93%। और नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। ऑक्सीजन 21% होता है। इसमें परसेंटेज इसमें 20.95 भी होता है, लगभग 96। लेकिन लगभग में हम कितना मानते हैं? इतना मानते हैं, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसका थोड़ा 0.003 भी आता है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू है। आर्गन 0.93, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो हम देख चुके हैं हमारे वायुमंडल में कितनी प्रकार की, कितनी मात्राएं में गैसेस पाई जाती हैं। अब देखिए क्षोभ मंडल, हम क्षोभ मंडल लिखते हैं। तो देखिए क्षोभ मंडल जो होता है, यह पृथ्वी तल से कितना किलोमीटर ऊंचाई पर होता है? पृथ्वी तल से मान लीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए तो कितना मीटर होता है? तो पृथ्वी तल से 18 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 18 किलोमीटर। लेकिन देखिए यहाँ 3 स्थितियाँ होती हैं। अगर हम पृथ्वी की औसत ऊंचाई, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई पूछे, अगर औसत ऊंचाई क्या पूछे? औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई होता है 13 किलोमीटर। कितना होता है? 13 किलोमीटर। लेकिन आग यदि आप देखिए एक पृथ्वी है, क्या चीज़ है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरता है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री। और ये ध्रुव होता है, 2 पोल होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। ये नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल। तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो विषुवत रेखा से अगर ऊंचाई मापा जाए, विषुवत रेखा से यदि ऊंचाई मापा जाए, नॉर्थ, यदि विषुवत रेखा से ऊंचाई मापा जाए क्षोभ मंडल का, तो इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर। कितना होता है? 18 किलोमीटर। लेकिन यदि ध्रुव से मापा जाए, कहाँ से मापा जाए? ध्रुव से मापा जाए, इसकी ऊंचाई ध्रुव से मापा जाए तो इसका ऊंचाई 8 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 8 किलोमीटर। तो औसत आप निकालना जानते हैं। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर कुल पदों का योग। तो यहाँ एक पद ए है और एक पद ए है, तो 8 + 18 आपसे जोड़िए। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितना है? 1 और 2, तो 2 है। 2 से भाग दीजिए, दे दीजिए। तो 8 8 16 6 हासिल 1 और 1 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब बटे 2, 2 1 2, 13 दूना 26। 13 दूना कितना हो जाएगा? 13 दूना 26। तो 13 बेर में कट जाएगा, 3 सौ कितना आएगा? 13। तो औसत ऊंचाई कितना आ गया? 13 किलोमीटर। तो ये औसत होता है। तो आप समझ गए कि भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई कितनी मीटर होती है, कितना किलोमीटर होता है, और ध्रुव से इसका ऊंचाई कितना होता है, और औसत ऊंचाई कितना होता है। तो इसकी कुल अगर विषुवत रेखा देखा जाए, विषुवत रेखा हम बता चुके, जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत 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 होता है, विषुवत विषुवत वृत्त से इसकी ऊंचाई कितना होती है? तो 18 किलोमीटर। लेकिन ध्रुव से पूछा जाए, ध्रुव वृत्त से इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर। ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब देखिए जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल की ये तो ऊंचाई हो गई। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, विषुवत पे इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर, और ध्रुव से इसकी ऊंचाई कितना मीटर हो गई? तो 8 किलोमीटर हो गई। अब देखिए जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे आप लोग जानते हैं हवाएं जो चलती हैं, ये कहाँ चलती है? क्षोभ मंडल में चलती है। देखिए क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं। कैसे आप कहेंगे परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं? तो आप देखिए यहाँ के जो मौसम होती हैं, जो क्षोभ मंडल के मौसम होती हैं, वह लगातार बदलती रहती हैं। क्या होती हैं? ये तो पहला हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं। यहाँ के जो मौसम होते हैं क्या होते हैं? परिवर्तित होती रहती हैं, तो इसलिए इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं।
परिवर्तन मंडल। इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो जैसे देख लीजिए, अभी कुछ समय के बाद मौसम साफ रहेगा, कुछ समय के बाद आसमान में बादल छा जाएगा, कुछ समय के बाद धूप हो जाएगा, इसीलिए ये बदलता रहता है। मौसम क्या होता है? बदलता रहता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल कहते हैं। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा हम देखते हैं इसमें क्या होता है। तीसरा देखिए, इसे हम विक्षोभ परिवर्तन मंडल कहते हैं। इसमें इसे इसलिए इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षोभ मंडल। विक्षोभ मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ हवाएं तेजी से चलती हैं, यहाँ लहरें उठती हैं, समुद्र में जलधाराएं उठती हैं, अनेक प्रकार की क्रिया होता है, इसलिए इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षोभ है, विक्षोभ है, विक्षोभ मंडल। क्या कहते हैं इसे? इसलिए इसे विक्षोभ मंडल कहते हैं, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। और देखिए, जैसे हवा कहाँ चलती है? तो क्षोभ मंडल में चलती है। हवा कहाँ पर चलती है? तो क्षोभ मंडल में चलती है। वर्षा कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। पाला कहाँ गिरता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। वर्षा क्षोभ मंडल में होता है। चक्रवात कहाँ पर आता है? तो क्षोभ मंडल में आता है। तो सब मौसम जितना भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, जितना भी मौसम संबंधी घटनाएं, चाहे बादल का गरजना, वर्षा का होना, बादल का लगना, हवाओं का चलना, चक्रवात का आना, ये सभी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो चौथा हम देख लेते हैं, मौसम संबंधित घटनाएं। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो देखिए, पहले तो वर्षा, वर्षा का होना, बादल, बादल का गरजना, बर्फ का पड़ना, बर्फ हो गया, ओला हो गया, ओस हो गया, जो भी ओस होता है, ओस, कोहरा, ओस, कोहरा, कुहासा, कुहासा, ये सभी कहाँ पर होती हैं? ये सभी घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं? तो पृथ्वी पे। पहले वर्षा, बादल, बादल का गरजना, बर्फ का पड़ना, ओस, कुहासा, कोहरा, कुहासा, ये सभी जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। देखिए, यदि आप क्षोभ मंडल में यदि ऊंचाई पर जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं? यदि पृथ्वी को छोड़कर आप ऊंचाई पर जाते हैं, जब ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कम होने लगता है। आप कैसे समझ सकते हैं? यदि आप पहाड़ी इलाकों में जाएंगे, हिमालय के एरिया में आप जाएंगे, तो जैसे जैसे आप पर्वतों पर चढ़ेंगे, कहाँ पर चढ़ेंगे? पर्वतों पर जैसे जैसे चढ़ेंगे तो वहाँ पर बर्फ़ गिरने लगता है। बहुत बड़ी बड़ी ग्लेशियर जम जाता है। वहाँ पर क्या होता है? बड़ी बड़ी ग्लेशियर जम जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे ऊंचाई पर आप बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान गिरने लगता है, कम होने लगता है। तो देखिए, कितना मीटर ऊंचाई पर जाने पर, कितना मीटर यदि हम ऊपर जाएं तो कितना डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। यदि हम पाँचवां देखिए, पाँचवां ज़्यादा, यदि हम ऊंचाई पर, यदि हम पृथ्वी तल से 165 मीटर ऊपर जाएं, कितना जाएं? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएं। कहाँ पर जाएं? ऊंचाई पर, ऊंचाई पर जाएं, 165 मीटर ऊंचाई पर जाएं तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। कितनी डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तो हम क्या बताएं? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितनी डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती जाती है। तो हम देख लें, सबसे पहले औसत ऊंचाई देखें। विषुवत रेखा पर, ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कितना होता है? इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। सभी मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं? तो यहीं पर घटित होती हैं। तो तो हम क्षोभ मंडल में समझ गए कि क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। और भी, और यदि अब हम देखते हैं किसके बारे में? समताप मंडल के बारे में देखते हैं। समताप मंडल किसके बारे में हम देखेंगे? समताप मंडल। देखिए, क्षोभ मंडल क्या होता है? क्षोभ मंडल के बारे में एक और जानकारी देख लीजिए। क्षोभ मंडल के, क्षोभ, क्षोभ
मंडल। देखिए यदि क्षोभ मंडल ये है, ये क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। तो देखिए यदि दो भागों में, एक निचली परत हो जाएगी, एक ऊपरी परत हो जाएगी, एक निचली परत हो जाएगी, एक ऊपरी परत हो जाएगी। तो निचली परत की ऊंचाई जो होती है वह पृथ्वी तल से 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की होती है। कितना होती है? इसकी पहली परत हो जाएगी, निचली परत लिख दी, निचली 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 परत, एक ऊपरी परत हो जाएगा, ऊपरी परत। देखिए जो निचली परत होती है वह 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की दूर होती है। कितना? 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार हुआ होता है, निचली परत और ऊपरी परत। तो देखिए जो निचली परत होती है इसकी जो मोटाई होती है, निचली परत, यहाँ पर निचली परत की जो मोटाई होती है वो 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच होती है। तो देखिए 1 किलोमीटर से कहाँ तक होता है? 3 किलोमीटर। इसलिए इस परत को हम घर्षण परत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण। अब बताइए घर्षण परत क्यों कहते हैं? इसे हम घर्षण परत कहते हैं, घर्षण परत। देखिए घर्षण परत क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हवाएं चलती हैं तो एक दूसरे से टकराती है, टकराने के कारण घर्षण उत्पन्न होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? निचली परत को हम घर्षण परत कहते हैं। तो ये भी हम देख ले घर्षण परत। अब हम चलते हैं समताप मंडल के। अब देखिए समताप मंडल क्या होता है? समताप मंडल यह पृथ्वी के तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। कहाँ तक? इस यहाँ से 50 किलोमीटर तक। मतलब इसकी ऊंचाई, समताप मंडल की पहली ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई बताइए कितना होती है? तो पृथ्वी तल से कितना होता है? 50 किलोमीटर तक होती है। 50 किलोमीटर तक क्या होती है? इसकी ऊंचाई होती है समताप मंडल की। देखिए समताप मंडल में, देखिए अब क्षोभ मंडल में जब ऊपर जा रहे थे तो तापमान हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कमी हो रही थी। लेकिन आप समताप मंडल में जैसे पहुंचेंगे वहां पर तापमान लगभग समान हो जाता है। कैसा हो जाता है? समान हो जाता है। इसके तो दूसरा क्या लिखेंगे? समताप समताप मंडल का ताप ताप यहाँ समान होता है। क्या होता है? समान होता है। लेकिन क्या क्षोभ मंडल में तापमान समान हो रही थी? नहीं हो रही थी। यहाँ पर तापमान बदलती रह रही थी। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो रही थी। लेकिन समताप मंडल में जैसे आप पहुँचेंगे यहाँ पर तापमान समान हो जाएगी। और समताप मंडल में देखिए जो क्षोभ मंडल में आप चलते थे तो हवाएं इधर से उधर किधर भी किसी भी दिशा में चल सकती थी, लेकिन समताप मंडल में हवाएं हमेशा क्षैतिज दिशा में चलेंगी। किस दिशा में चलेंगी? क्षैतिज दिशा में। यहाँ हवाएं हवाएं क्षैतिज क्षैतिज दिशा में चलती हैं। क्षैतिज दिशा में हमेशा हवाएं क्या होंगी? चलेंगी। यहाँ तापमान क्या होगा? हमेशा समान होगा। देखिए समताप नाम से ही पता चला है, सम मतलब समान और ताप मतलब तापमान, टेम्परेचर। तो यहाँ तापमान क्या होगा? समान होगा। अब देखिए तो हम क्या देखिए हवाएं कैसी चलती हैं? क्षैतिज दिशा में। इसलिए यहाँ पर वायुयान उड़ाना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर न बादल होता है, न ही बादल चमकता है, न वर्षा होती है, न कुछ भी, कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। इसलिए यहाँ एकदम मौसम साफ रहता है। इसलिए यहाँ पर वायुयान को उड़ाना बहुत ही ईजिली, आरामदायक होता है। क्या? तो हम इसी मंडल में जहाज उड़ाया जाता है। किस मंडल में? समताप मंडल में। तो चौथा देख लीजिए, वायुयान इसी मंडल में उड़ता है। तो वायुयान किस मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में। क्यों उड़ता है? क्योंकि यहाँ का तापमान हमेशा समान होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान समान होने के कारण वायुयान को उड़ाना बहुत ईजिली हो जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर कहाँ पर उड़ता है? हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाता है, इसलिए वह क्षोभ मंडल में ही उड़ता है। लेकिन वायुयान जितना भी हो गया वो कहाँ पर उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। अब हम समताप मंडल के बारे में देखिए कुछ। जब क्षोभ मंडल इसमें हवाएं चलती हैं, वायु धाराएं चलती हैं। जब वायु राशियां, जब वायु की बहुत भारी मात्रा
इसे देखिए, इस जो परत होता है जो क्षोभ मंडल को और समताप मंडल को अलग करता है, इसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्षोभ सीमा कहेंगे, इसे समताप सीमा कहेंगे, इसे मध्य सीमा कहेंगे, इसे आयन सीमा कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? क्षोभ सीमा कहेंगे। तो जब हवाएं, जब वायु धाराएं बहुत ही तेजी गति से जब ऊपर बढ़ती हैं, तो यह क्षोभ सीमा को चीरते हुए समताप मंडल में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? समताप मंडल में। जब वायु धाराएं क्षोभ सीमा को चीरते हुए, इसे क्षोभ सीमा का देखा कहते हैं। क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा, इसे क्षोभ सीमा कहेंगे। जो एक दूसरे को डिवाइड कर रही है, ये वाला परत, इसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं। जब वायु धाराएं क्षोभ सीमा को चीरते हुए समताप मंडल में चली जाएंगी। कहाँ पर चली जाएंगी? समताप मंडल में चली जाएंगी, तो वहाँ पर ठंडा होकर किसका निर्माण करेंगी? बादल का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? बादल का, जिसे सीरस बादल कहते हैं। किसका निर्माण करेंगे? जब क्षोभ सीमा से वायु धाराएं, वायु की भारी मात्रा इसको चीरते हुए, क्षोभ सीमा को चीरते हुए समताप मंडल में जाती हैं, तो वहाँ ठंडा होकर सीरस नाम के बादल का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? यह पांचवा, यहाँ सीरस बादल का निर्माण, सीरस बादल का निर्माण होता है। अब देख ले निर्माण कैसे होता है। तो जब वायु धाराएं क्षोभ सीमा को चीरते हुए समताप मंडल में चली जाएंगी वायु धाराएं, तो ठंडा होंगी। ठंडा होने के कारण उनका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने के कारण वह बर्फ में बदल जाएंगी। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? सीरस बादल। सीरस बर्फ बन जाएंगी, वह सीरस बादल या सीरस बर्फ यहाँ कह सकते हैं। सीरस बर्फ का निर्माण करती हैं। सीरस बर्फ का निर्माण करता है या होता है। अब देखिए यहाँ पर किसका निर्माण होता है? सीरस बादल का निर्माण होता है। अब देखिए, जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल में तापमान समान होता है। क्या होता है? तापमान समान होता है। क्या होता है? तापमान समान होता है। यहाँ पर बर्फ या बादल का सीरस बर्फ का निर्माण होता है। देखिए, समताप मंडल का जो तापमान का क्या होता है? समान होता है। लेकिन देखिए, समताप मंडल होता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की एरिया में, यहाँ पर 35 किलोमीटर की एरिया में अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया है। ये दृष्टि पब्लिकेशन के अनुसार 15 से 35 किलोमीटर एरिया दिया है। 35 किलोमीटर एरिया से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 15 इसी समताप मंडल में 15 किलो से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत की मोटाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहाँ पर ओजोन परत की समताप मंडल में ही, क्षमा देखिए, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, या उपस्थित होता है, या पाया जाता है। देखिए अब क्या होता है। देखिए, समताप मंडल में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की एरिया में भारी क्षेत्र में ओजोन परत फैला रहता है। क्या फैला जाता है? ओजोन परत फैला रहता है। कब फैला रहता है? समताप मंडल में ओजोन, क्या पाया जाता है? ओजोन परत की मोटाई पाया जाता है। तो ये क्या करता है? ये सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को, मान लीजिए सूर्य है, क्या चीज़ है? ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर बहुत सारा वायुमंडल पाया जाता है। यहीं पर मान लीजिए ओजोन परत है। तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों में अल्ट्रावायलेट किरण, जिसमें परावैंगनिक किरण आती है, उसे यह ओजोन परत सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, या कुछ भागों को रिफ्लेक्ट कर देता है। और जो अच्छी किरणें होती हैं वह पृथ्वी तक आती हैं। क्या होती हैं? पृथ्वी तक आती हैं। तो देखिए, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत के कारण सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणों को यह ओजोन गैस सोख लेता है या अपरावर्तित कर देता है, जिसके कारण हानिकारक किरणें पृथ्वी पर नहीं आती हैं। और यदि यह हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आ जाती तो अनेक प्रकार की भयंकर बीमारियां होती, जिससे बहुत ज़्यादा फसल बर्बाद हो जाते हैं। मानव पर, अन्य जीवों पर, समुद्री जीवों पर, पृथ्वी पर रहने वाले मानव पर,
फसलों पर सबको बर्बाद करता है, सबको डिस्टर्ब कर देता है यह ओजोन गैस, अल्ट्रावायलेट किरण, परावैंगनी किरण। तो हमारे लिए ओजोन ओजोन के जो परत है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो यह 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में समताप मंडल में पाया जाता है। देखिए, ओजोन परत की जो मोटाई होती है, ओजोन परत की मोटाई हम डाप्सन से नापते हैं। किसे? डाप्सन से। डाप्सन एक यंत्र होता है, डाप्सन से मापा जाता है, डाप्सन से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? डाप्सन से मापा जाता है। डाप्सन एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम ओजोन परत की मोटाई को क्या करते हैं, उसे मापते हैं कि इसकी मोटाई कितनी है। देखिए, सबसे पहले ओजोन परत की मोटाई में कमी कहाँ पर आई थी? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर किसकी मोटाई में कमी आई थी? ओजोन की। ओजोन 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 की मोटाई, ओजोन को जो मोटा ओजोन की मोटाई, ओजोन की मोटाई में क्या हो गया था? उसकी मोटाई जो थी वह कम हो गई थी, मोटाई में कमी। ओजोन के मोटाई मोटाई में कमी हो गई थी। कमी ओजोन की मोटाई में कमी हो गई थी कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप में। इसीलिए हम ओजोन छिद्र भी कहते हैं। ओजोन छिद्र का मतलब होता है कि उसकी जो मोटाई होती है वह पतली हो जाती है। क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। इसलिए हम इसे ओजोन छिद्र भी कह सकते हैं। ओजोन को प्रभावित करने वाले बहुत सारे गैसेज होती हैं, जैसे क्लोरो हो गई, फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, फ्रियान हो गई। इस प्रकार की गैसेज जो होती हैं ओजोन परत की ओजोन को प्रभावित करती हैं। प्रभावित ओजोन को कौन प्रभावित करती है? ओजोन को प्रभावित प्रभावित करने वाले करने वाले कारक कौन कौन है? करने वाले कारक कारक तो कौन है? क्लोरो 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 फ्लोरो कार्बन, ये भी है। फ्रियान भी है, फ्रियान भी है, फ्रियान भी है। क्या है? फ्रियान, फ्रियान। ये सारे बहुत सारे गैसेज होती हैं। ये सारी गैसेज क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, फ्रियान हो गई। मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये बहुत ही भारी मात्रा में ओजोन परत को प्रभावित करता है। तो हम समताप मंडल देख चुके हैं। तो समताप मंडल की ऊंचाई सबसे पहले हम देखें 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर वायुयान उड़ाना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर ओजोन परत उपस्थित होती है। इसकी मोटाई 15 से 35 किलोमीटर तक होती है, 15 से 35 किलोमीटर तक होती है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण वहाँ से हानिकारक किरणें पृथ्वी पर नहीं आती हैं, जिससे यहाँ पर फसल, मानव जीव जंतु, समुद्री जीवों को उतना प्रभावित नहीं कर पाता है। यदि इसकी मोटाई कहाँ पर कमी हो गई है? अंटार्कटिका महाद्वीप में हो गई है। इसकी ओजोन परत की मोटाई में कमी आ गई है, छिद्र हो गया है। ओजोन परत की मोटाई को मापने वाला यंत्र क्या चीज़ है? डाप्सन है। ये सभी चीज़ हम समझ गए। ओजोन परत को प्रभावित कौन करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब हम समझ गए। ये सब इसके महत्वपूर्ण। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? अब हम देखेंगे क्षोभ मंडल देख चुके हैं, समताप मंडल देख चुके हैं। अब हम देखेंगे मध्य मंडल। क्या देखेंगे? मध्य मंडल। मध्य मंडल। देखिए, मध्य मंडल का होता है, मध्य मंडल की जो ऊंचाई होती है, जो मध्य मंडल की ऊंचाई, जो पृथ्वी तल से मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी तक होती है? 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। कितना होती है? 50 से 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर किलो मध्य मंडल। कितना ऊंचाई होती है इसकी? मध्य मंडल की ऊंचाई पृथ्वी तल से 80 किलोमीटर तक होती है। समुद्र तल से मान लीजिए, पहला समुद्र तल से ऊंचाई ऊंचाई कितनी होती है? 80 किलोमीटर। अच्छा बताइए, जो ऊंचाई होता है वह हमेशा अगर नापा जाता है तो समुद्र तल से ही क्यों नापा जाता है? धरातल से भी तो नापा जा सकता है, लेकिन अधिकतर ऊंचाइयाँ किससे मापी जाती है? समुद्र तल से। तो समुद्र से इसलिए मापा जाता है क्योंकि इस पृथ्वी पर जो समुद्र तल है वह बराबर है, उसका लेयर क्या है? बराबर है, क्योंकि हर समुद्र एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। इसलिए सभी दूरियाँ किससे, सभी ऊंचाइयाँ अगर मापनी हो तो कहाँ पर से मापी जाती है? समुद्र तल से मापी जाती है। तो देखिए, पहला समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 80 किलोमीटर होती है। देखिए, आज जब क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ रहा था, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे थे तो वहाँ क्या क्या हो रहा था?
तो वहाँ पर हर 165 मीटर के ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो रही थी, लेकिन समताप मंडल में तापमान समान रह रहा था। लेकिन जैसे आप क्षोभ मंडल में प्रवेश करेंगे, किस मंडल में, क्षोभ मंडल में, तो उसमें तापमान क्या होगा, उसके तापमान फिर घटने लगेगा, क्या होगा, घटने लगेगा तापमान। यहाँ पर -80 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ तापमान कितना डिग्री है, यहाँ क्षोभ मंडल में जो तापमान होता है ध्रुव विषुवत रेखा पर, कहाँ पर, क्षोभ मंडल में तापमान जो होता है विषुवत रेखा पर वह -80 डिग्री सेल्सियस होता था, कितना, 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर ध्रुव से देखा जाए, यदि ध्रुव पर इसका तापमान देखा जाए तो -45 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना डिग्री। क्षोभ मंडल में यदि विश्व ऊंचाई, इसकी अधिकतम ऊंचाई पर, मतलब क्षोभ सीमा पर यदि इसका तापमान मापा जाए, कि कहाँ पर, क्षोभ सीमा पर, तो यदि हम ध्रुवों से मापें तो उसका तापमान कितना होगा, -45 डिग्री सेल्सियस। यदि हम विषुवत रेखा से मापें तो उसका तापमान होता है -80 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे हम मध्य मंडल में प्रवेश करेंगे, किस मंडल में प्रवेश करेंगे, मध्य मंडल में प्रवेश करेंगे। जैसे हम मध्य मंडल में प्रवेश करेंगे तो इसका जो तापमान होता है वो फिर गिरने लगता है, कहाँ, क्या होता है, गिरने लगता है। देखिए पहले तो इसको हम क्षोभ सीमा, इसे हम क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहेंगे, इसे समताप सीमा, इसे मध्य सीमा कहेंगे, क्या कहेंगे, मध्य सीमा कहेंगे। तो देखिए मध्य सीमा पर इसका न्यूनतम तापमान -100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या पर, तो दूसरा क्या देखेंगे, मध्य सीमा पर, मध्य सीमा पर पर ताप कितना डिग्री होता है, -100 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत ही कम तापमान यहाँ पर होता है, कहाँ पर, मध्य मंडल में। मध्य मंडल के मध्य सीमा पर इसका तापमान कितना होता है, कितना, -100 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य मंडल में तापमान गिरने लगता है, क्या होता है, मध्य मंडल में तापमान गिरने लगता है। तो हम देख चुके हैं। अब इसके पढ़ते आएगा आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल मंडल। आयन मंडल और बहिर्मंडल मंडल को हम इसके अगले चैप्टर में देखेंगे। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको जिस भी क्लास का या जिस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और बस अब अगले वीडियो में मिलते हैं।